स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कल चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है नेशनैलिटी इन इंडिया। इसमें आपको थोड़ा सा समझा दिया था। आज हम इसका पहला पॉइंट लेते हैं, द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोरियस पास्ट इन इंडिया। कि प्राचीन समय में जो भारत है उसका क्या प्रभाव रहा है, इसको ही समझते हैं बच्चों। India was called the word guru ancient period only because the limited knowledge। देखिए, इंडिया को पहले वर्ड गुरु कहा जाता था पुराने समय में। क्योंकि यहाँ पर जो नॉलेज था, लोगों के पास बहुत ज़्यादा अपार भंडार नॉलेज के अवेलेबल थे। इस कारण से भारत को क्या कहा जाता था, विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती थी बच्चों। इन एंशिएंट पीरियड our great persons and rulers try to keep the India in the united of the highest level। जो हमारे प्राचीन समय के महान लोग थे, महान राजा थे, उन्होंने भारत का नाम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर ले जाने का बहुत अथक प्रयास किया और लेकर के भी गए। ड्यू टू दिस ग्लोरियस फीलिंग, इस ग्लोरियस फीलिंग्स को द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल यूनिटी, और उन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना, इन सभी चीज़ों का उन्होंने विकास किया। लोगों के अंदर इमोशंस आए। द फॉर्मेशन एंड द फैक्चुअल नॉलेज अबाउट द ग्लोरियस पास्ट। उस समय के जो लोग थे उनके पास इंफॉर्मेशन अच्छी थी, फैक्चुअल नॉलेज हुआ करता था अपने ग्लोरियस पास्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, और जो स्प्लेंडर्स बाय द वेस्टर्न स्कॉलर्स, इससे जो वेस्टर्न देश के लोग जो स्कॉलर्स थे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रहते थे कि भाई किस प्रकार से इंडिया के लोगों के पास इस तरह की नॉलेज है। इन द ट्रांसलेट लिटरेचर फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश, इन्होंने बहुत सारे जो लिटरेचर है उसका ट्रांसलेशन किया है संस्कृत से इंग्लिश में। सच स्कॉलर्स आर, इनमें से बहुत सारे स्कॉलर्स हुए हैं, जो विलियम जोन्स हैं, प्रिंस मैक्स मुलर है, फॉर्गसन है, इंडियन स्कॉलर एज राजेंद्र लाल मित्र और सम आर द इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स। ये सभी क्या हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं। इन 1861 century, under the leadership of the Cunningham, the archaeological excavation of the investigation start in India। देखिए 1861 में कनिंघम के सानिध्य में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक्सकेवेशन का कार्य स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड इटसेल्फ देयर हैड बीन द हाईली डेवलप्ड कल्चर इन इंडिया। इससे पता चला कि एंशिएंट टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था, बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज थी। देयर हैड बीन द हाईली डेवलप्ड कल्चर इन इंडिया, दिस फैक्ट कुड बी नोन द सच द एक्सकेवेशन। ये सभी चीज़ें हमें खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुई। इन आवर कंट्री द सेल्फ कॉन्फिडेंस द एवॉल्वेड, और इस प्रकार से हमारे देश में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ था। ड्यू टू द नॉलेज एंड एनिशिएंट ग्लोरी एंड द इंस्पिरेशन ऑफ नेशनलिज्म वाज रिसीव्ड इन द माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। जो भारत का बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस पास्ट होने के कारण लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है, नेशनलिज्म की भावना है, वो बहुत तेज़ी से लोगों के माइंड में कार्य कर रही थी। नॉट ओनली इंडियन बट यूरोपियन स्कॉलर्स ऑल्सो रिकॉग्नाइज द वैदिक। केवल भारतीय लोगों ने ही हमारे जो वेद है उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया, बल्कि बहुत सारे जो विदेशी स्कॉलर्स थे उन लोगों ने भी हमारे वेदों का अध्ययन किया और उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए और अपने नॉलेज को बढ़ाया है, और उनको लोगों को जो वेलफेयर का काम है पूरे विश्व में उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाने का प्रयास किया। सेकंड पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। The policy of Britishers were the highly opposed by Indian people because they are exploited India economically as well cultural। जैसा हम सभी जानते हैं कि जब यहाँ पर ब्रिटिश लोगों का रूल था, शासन था, तो वे लोग क्या किया करते थे, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट किया करते थे और यहाँ के लोगों का जीवन ठीक से नहीं चला पा रहे थे और इंडिया को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना रहे थे। From 1837 to 1857 so many revolts took the place against the Britishers। अगर आप देखें 1837 से लेकर के 1857 के बीच में बच्चों बहुत सारे आंदोलन हुए
अमंग सच रिवोल्ट सच द नेम ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, और बहुत सारे जो क्रांतियाँ हुई हैं, सिविल डिसोबीडियंस हुआ है, रिवोल्ट हुआ है, ट्राइबल्स मूवमेंट्स हुए हैं, फार्मरों के द्वारा रिवोल्ट किया गया है। द इंडियन पीपल कुड अंडरस्टैंड द फैक्ट इजली दैट द इम्पीरियलिज्म गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशर, जो भारतीय लोग थे बहुत अच्छे से समझ गए थे कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है वो इम्पीरियलिज्म की है और वो यहाँ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। द अनफोर्सगेटेड द रिएक्शनरी पॉलिसी लॉर्ड द लैटिन डेवलप द बिग द क्वांटम ऑफ द डिस्ट्रक्शन इंडिया। देखिए, जो भी रिएक्शनरी पॉलिसी बनाई गई थी लैटिन के द्वारा, और यहाँ के जो लोग थे उनके माइंड में असंतोष की भावना बहुत तेज़ी से बढ़ गई और वो समझ गए कि ब्रिटिशर्स केवल उनके यहाँ की जो रिसोर्सेस हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि वे उनकी भलाई के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों। थर्ड में देखिए है द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव रहा है। थ्रू द लॉर्ड मैकाले वांटेड थ्रू द इंग्लिश एजुकेशन एंड लैंग्वेज, लॉर्ड मैकाले चाहते थे कि जो भारत में शिक्षा का माध्यम हो वो अंग्रेजी भाषा में हो। टू मेक द इंडियन पीपल द मेंटली स्लेव्स, वो इससे क्या करना चाहते थे, भारतीय लोगों को बुद्धि या बौद्धिक रूप से वो उनको गुलाम बनाना चाहते थे। बट फॉर्चुनेटली द इंग्लिश लैंग्वेज बिकम द मीडियम ऑफ द इंटरसेक्शन एंड द वर्ड लिंक द एक्सचेंज द थॉट्स ऑफ म्यूचुअली, लेकिन ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, आप दुर्भाग्य से कह लीजिए, भाग्य से कह लीजिए कि ये जो विश्व के अंदर आपस में बातचीत करने का, इंटरेक्ट करने का एक अच्छा साधन बन गया था। इंडियन यूथ स्टार्ट टेकिंग द इंग्लिश एजुकेशन, और जो भारतीय यूथ थे, युवा थे, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी थी और धीरे धीरे उनके अंदर जो नेशनलिज्म की भावना है वो बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगी थी बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न थिंकर्स एंड फिलोसफर, जो बाहर के वेस्टर्न थिंकर्स थे, फिलोसफर थे, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। द इंडियन यूथ कम इन द टच विद द व्यूज एंड लिटरेचर ऑफ ब्रिक, बहुत सारे जो लिटरेचर थे, व्यूज थे, इंडियन यूथ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जैसे बैरेक है, जर्मनी, बेंथम, जेस मिल, जीन जैक, रोसो, मिल्टन, स्पेंसर, ये सब ऐसे महान लोग थे जिनका भारतीयों के ऊपर बहुत ज़्यादा छाप दिखाई देती है। थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि ये सभी जितनी भी लैंग्वेजेस में बात करें तो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये अपने थॉट्स दिया करते थे। दे वर हाईली इफेक्टेड द इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिवोल्यूशनरी थॉट्स, ये बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुआ करते थे। जो इनके थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे, वे सब बहुत अच्छे अच्छे विचार दिया करते थे। फीलिंग ऑफ द सिटी गॉट द स्ट्रेंथहुड, और इससे उनके अंदर क्या हुई, राष्ट्रवाद की भावना और तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है पांचवा, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन राइटर्स। ऐसा नहीं है कि देखिए नेशनलिज्म में केवल विदेशों का ही हाथ रहा है, हमारे जो राइटर्स हैं इन्होंने भी बढ़ चढ़ करके बहुत ज़्यादा भाग लिया है। देखते हैं, इंडियन राइटर्स एंड पोएट्स के द सच व्यू द पोएम्स विद द फुल ऑफ नेशनलिज्म, भारत के जो राइटर्स थे उन्होंने भी भारतीयों के लिए राष्ट्रवाद से संबंधित बहुत सारे पोएम्स का निर्माण किया। द स्टेंजा ऑफ द एक्ट प्ले लाइक द आनंद मठ, उन्होंने स्टेंजा तैयार किया, एक्ट प्ले किया आनंद मठ। एंड नील दर्पण, ये उसमें बहुत ज़्यादा फेमस एक्ट हुआ करते थे। इनकरेज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये सभी चीज़ें क्या कर रही थी बच्चों, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का बहुत ज़्यादा विकसित कर रही थी। द एक्ट प्ले आनंद मठ ऑफ द बंकिम चंद्र चटर्जी बिकम द सिनोनिम्स ऑफ द पेट्रियटिज्म। अगर आप देखें, जो एक्ट था आनंद मठ और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था और वो पेट्रियटिज्म का एक सिनोनिम्स था। द सॉन्ग नेमली वंदे मातरम, आपने सॉन्ग सुना है वंदे मातरम, एंड हैंड बीन द कंट्रीब्यूशन, और इसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। देन द राइटर्स एक्सप्रेस रेस्पेक्ट नेशनलिज्म इन द मदरलैंड, जो हमारे राइटर्स थे उन्होंने भी अपनी मातृभूमि को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया है, नेशनलिज्म को बढ़ाया है। द सॉन्ग वंदे मातरम बिकम द स्पेसिफिक एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर इन प्रेजेंट फॉर द रिवोल्यूशनरी पीपल एंड द एगिटेटर। देखिए, जो वंदे मातरम सॉन्ग्स है वो हमारे क्रांतिकारियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक इंस्पिरेशन भरा सॉन्ग रहा है। इसको बहुत ज़्यादा इन्होंने इसको सुना है और समझा है।
द अदर राइटर आल्सो देयर द आर्टिकल, बहुत सारे दूसरे राइटर्स जिन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, लिटरेचर्स लिखे हैं, प्रोवाइड कराए हैं। उन्होंने बहुत सारा समाज के अंदर, फीलिंग के अंदर डिस्टिंग को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। जैसे हेमचंद बनर्जी, नवीन चंद्र सेन, आर.सी. दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ये सभी ऐसे महान लोग थे जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है बच्चों। अगला टॉपिक लेते हैं बच्चों, 6 पॉइंट है आपका, कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड द बिगिनिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इंडिया। जो न्यूज़पेपर्स थे उनका क्या योगदान रहा है, ठीक है, और किस प्रकार से इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। बच्चों, जो न्यूज़पेपर और मैगजीन हुआ करते थे, ये बहुत अच्छा सोर्स हुआ करता था कम्युनिकेशन का, और बहुत इजी हुआ करता था और आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। इन द 18th century नियर कलकत्ता इन श्री रामपुर द प्रिंटिंग प्रेस वाज स्टार्टेड एंड द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर। देखिए, अगर भारत में बात करें तो 18वीं सेंचुरी में, ठीक है, यहाँ पर न्यूज़पेपर की शुरुआत कलकत्ता में हुई, श्री रामपुर से। यहाँ पर से ही जो न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन इंडिया में शुरू हो गया था। मैगजीन्स यहीं से भी की जाती थी। इन द ईयर 1774 द फर्स्ट न्यूज़पेपर नेमली इंडिया गजट, 1774 की बात है, जो पहला न्यूज़पेपर इंडिया में छपा जिसका नाम था इंडिया गजट। एंड इन द 1780 द बंगाल गजट वाज द पब्लिश, और 1780 में क्या हुआ, बंगाल गजट को पब्लिश किया गया था। विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंड टू द डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिटी, जिसका मेन फंक्शन ये था कि यहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को, फीलिंग को बनाए रखना, उसको जागृत करना। राजा राम मोहन राय गोट द पब्लिश द 2 न्यूज़पेपर्स। राजा राम मोहन राय जी ने 2 न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। एक था संवाद कौमुदी और दूसरा था मिरातुम। ये 2 न्यूज़पेपर्स उनके थे, संवाद कौमुदी और मिरातुम। इन द ईयर 1826, ये कब छपा था बच्चों, 1826 में। फर्स्ट टाइम इन हिंदी, ये पहला समय था जब कोई न्यूज़पेपर हिंदी में छपा था। नहीं, इससे पहले जितने भी न्यूज़पेपर छपा करते थे वो सब इंग्लिश में ही छपा करते थे। द न्यूज़पेपर नेमली उदंड मार्तंड, जिसका नाम था उदंड मार्तंड, ये ध्यान रखिएगा। जो पहला हिंदी का न्यूज़पेपर था बच्चों वो उदंड मार्तंड था। द न्यूज़पेपर ऑफ द ओपनली अपोज द इम्पीरियलिज्म पॉलिसी, और ये जो न्यूज़पेपर हुआ करते थे ये खुले रूप से जो इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया की, उसको बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया करते थे। द थॉट्स एंड द व्यूज ऑफ स्कॉलर्स, जो थॉट्स और विचार हुआ करते थे वो इंडियन स्कॉलर्स ने भी देना शुरू कर दिया था। स्टार्ट टू रीड द माइंड्स ऑफ पीपल, और धीरे धीरे ये जो बातें थी और भी लोगों के माइंड्स में पहुंचनी शुरू हो गई थी। बाय द मीडियम ऑफ न्यूज़पेपर्स, और इस प्रकार से ये जो थॉट्स और विचार जा रहे थे उसका सबसे बड़ा योगदान जो था न्यूज़पेपर्स का था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड हरीश चंद्र मुखर्जी पब्लिश द मैगजीन, ठीक है, इन दोनों लोगों ने ही मैगजीन का पब्लिश किया। पहला था सोम प्रकाश एंड हिंदू पैट्रियोट, ये 2 मैगजीन्स इन लोगों ने अपने यहाँ पे इसका पब्लिश करना शुरू किया था। इन द 1868, 1868 में द मैगजीन अमृत बाजार पत्रिका वाज पब्लिश द लोकमान्य तिलक, ठीक है, अमृत बाजार नाम से पत्रिका लोकमान्य तिलक जी ने पब्लिश की थी। पंजाब केसरी इन मराठी लैंग्वेज एंड द मराठा इन इंग्लिश। दीज न्यूज़ पेपर प्रिपेयर द एनवायरमेंट नेशनल एंड सेक्रीफाई इंडिया, ये जितने भी न्यूज़ पेपर्स थे वो एक ऐसा माहौल बना रहे थे भारत के अंदर राष्ट्रवाद के संबंधित और लोगों को सेक्रीफाई करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 पॉइंट बच्चों। पॉइंट नंबर 7, द एडॉप्शन ऑफ द डिस्क्रिमिनरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स विद द इंडियंस। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भेदभाव वाली नीति भारतीयों के लिए अपना ली थी, उसके बारे में। इंडिया वाज नॉट द प्रोवाइडेड एनी हाई प्लेसमेंट इन मिलिट्री एज वेल द एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जो भारतीय लोग थे उनको कोई भी ऊंची पोस्ट पर उनका प्लेसमेंट नहीं किया जाता, चाहे मिलिट्री की बात कर लें या एडमिनिस्ट्रेशन को। दे डिस्क्रिमिनेटेड इंडियंस एवरी वॉक ऑफ लाइफ, ये भारतीयों को हर प्रकार से उनको प्रताड़ित किया करते थे, उनके साथ भेदभाव किया करते थे। आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, जब 1857 की क्रांति हुई बच्चों इंडियंस वर द यूजुअली इंसल्टेड द एक्सप्लॉइटेड द ब्रिटिशर। भारतीयों ने क्या किया, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स लोगों को इंसल्ट करना
और उनका जो एक्सप्लॉयटेशन था उसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी, चाहे वो इनइक्वलिटी के बारे में हो। ब्रिटिशर्स इन द आइज ऑफ लॉ वाज कॉमन। जब ब्रिटिशर्स ने कानून की दृष्टि में देखा तो सभी को समान माना। सच एक्टिविटी ऑफ ब्रिटिशर्स विद द इंडियंस डेवलप्ड मोर डिस्ट्रक्शन अमंग द इंडियन पीपल। धीरे धीरे इस प्रकार की जो पॉलिसी थी बच्चों, वो भारतीयों के लिए और ज़्यादा मुसीबत बन करके सामने आनी शुरू हो गई थी। ये इससे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट होने शुरू हो गए थे और वे बहुत अधिक मात्रा में इनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। तो बच्चों, आज आपको 7 पॉइंट्स करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से समझ लिए होंगे इसको। कल इसका हम लोग जो 8th पॉइंट है उसकी शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि इसका जो रिलीजियस प्रोटेक्ट्स है उसका हमारे उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय। अपना ध्यान रखिएगा। सभी लोग अच्छे से जो आपको काम दिया है वो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके बाय।